मसला है बेसिक शुरू होता है कि जहाँ से हमें केयर स्टार्ट होती है कि मेरी स्किन में मसला आ रहा है कि ये एक्नी क्या है। एक्नी कहा जाता है पिंपल्स को, कील महासे जो चेहरे पे बन जाते हैं बच्चों के चेहरे पे। जो हमारे नाजरीन हैं, बच्चे बच्चियां हैं, देख रहे हैं, अब उनको हो गई है तो अब उनको क्या करना है। कोशिश करें जब ब्लैक एंड वाइट हेड बनता है बिल्कुल माइनर सा, आप उसको कोशिश करें निकालें, स्टीम लें घर पे, कहीं किसी पार्लर पे नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं दे रहे। मैक्सिमम 30 to 40% रिजल्ट आना होता है, उसी का झूठ बोल के कहा जाएगा 80 to 90%। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लाए हैं। ये यंग जनरेशन जो हमारी देख रही है, जेन जी को अगर हम टारगेट करें, मिलेनियल्स को टारगेट करें, जिस भी जनरेशन को जाए, अगर हम ओल्ड एज में भी जाते हैं, हर एज ग्रुप के लिए आज की हमारी वीडियो है। आप जो हमें लव देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। आज की हम जो बेसिकली टॉपिक हमारा है, हमने बहुत सोच समझ के रखा है कि हम अपनी ऑडियंस को सही राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स के थ्रू बताएं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है बहुत ही काबिल, सच्चे, जो कि हम कहेंगे दबंग, हमें डॉक्टर अली काज़मी ने। डॉक्टर अली, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इतने शॉर्ट नोटिस पे, इतने बिजी रूटीन में से। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी, ऑलवेज वेलकम। डॉक्टर अली, आपने बहुत अच्छा अपना एक मोर देन 4 डिकेड्स आपने अपनी फील्ड को दिए हैं, आपने सर्विसेज दिए हैं, अवेयरनेस क्रिएट की है। आप जो हमने एक टॉपिक डिसाइड किया कि हमारी ऑडियंस, हमारी यंग जनरेशन जो भी देख रही है, हम उनके साथ एक राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फ्रॉड, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसलीडिंग बहुत है सोसाइटी में जी। तो अगर हम आज सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि एक्नी स्कार्स है, जो कि मसला है बेसिक शुरू होता है कि जहाँ से हमें केयर स्टार्ट होती है कि मेरी स्किन में मसला आ रहा है कि ये एक्नी क्या है। अच्छा, पहले मैं बिल्कुल आम वर्ड्स में, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ओवर हियर। और सेकंड इज़ दैट कि जो एक्नी आपने लिया है, ये वो टॉपिक है कि जो कह लें कि जो अगर हमारी फील्ड में मैं रोज़ाना अगर 100 पेशेंट भी देखूंगा ना, तो उसमें से अराउंड 70 पेशेंट्स एक्नी के होंगे। अब आप देख लें कितना बड़ा चंक है उसके अंदर, क्योंकि एक्नी ज़रूरी नहीं है ये पिंपल्स। एक्नी कहा किसको जाता है? एक्नी कहा जाता है पिंपल्स को, कील महासे जो चेहरे पे बन जाते हैं बच्चों के चेहरे पे, जिन प्यूबर्टी एज आती है, अभी आगे हम जाके डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये कील महासे चेहरे पे आने शुरू हो जाते हैं। तो दाने ये जो बनते हैं चेहरे पे या जिस्म पे, इसकी ख़ास जगह है जहाँ पर एक्नी बनती है। उससे आगे अगर कोई चीज़ है तो वो और चीज़ है। इससे लोग ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि जो मैं बताऊँगा पिंपल किसको कहा जाता है। ये एक्नी कील महासे जो चेहरे पे आते हैं, यहाँ आएंगे, आपके शोल्डर्स पे आएंगे, चेस्ट पे, अपर हाफ ऑफ द चेस्ट पे जाएंगे, और बैक पे, कमर पे, पूरा पीछे हिप लाइन तक जाता है। ये जगह जहाँ एक्नी है, पिंपल्स हैं। अगर उससे आगे कोई भी है, कोई डिजीज़, अगर समझे बाजू पे कोई दाना है, पेट पे है या टांग पे है, तो वो और चीज़ है, वो एक्नी नहीं है, ये याद रखें। वो फिर और फॉलिकुलाइटिस है, फ्रंकुलोसिस है, वो और चीज़ में चला जाएगा। तो पहले तो मैं आपकी इसकी डिवीजन बता दिए, कहाँ कहाँ पिंपल्स हो तो उसको हम एक्नी कहा जाता है। पहला तो स्टेज ये है। सेकंड स्टेज में क्या आता है कि एक्नी का रीज़न, वजूहात क्या होती हैं, किस वजह पे पिंपल्स लोगों को निकलते हैं। तो उसमें वैसे तो कोई समझ लें कि 20-25 वजूहात होंगी, जिसमें से मैं मेजर बड़ी 5 वजूहात बताऊंगा, 5। ये लोग माइंड में रखें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा। मेजरली इसी में 90% एक्नी इसी में फॉल करती है। सबसे पहले जेनेटिक्स। हम पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चा या बच्ची कि बेटा आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में से, दोनों में से किसी को अपने टाइम पे जब थे, यंग थे, किसी को पिंपल्स आए? दोनों में से? अगर वो कहते हैं दोनों में से एक को थे या दोनों को, अगर दोनों को थे तो बच्चों में कह लें मोर देन 90% है चांस के बच्चों के अंदर पिंपल्स आएंगे। अगर एक को थे तो समझ लें 50% चांस है। अगर दोनों को नहीं थे फिर भी पिंपल्स आ सकते हैं बच्चों के अंदर। ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसके और भी रीजंस होते हैं। तो पहला रीज़न मैंने बोला जेनेटिक्स। सेकेंड रीज़न बोला हार्मोनल। आप ये देखें एक्नी कब आती है, पिंपल्स कब आते हैं? ये आते हैं जो ही बलूगत की उम्र पे, प्यूबर्टी एज पे बच्चा या बच्ची आते हैं, 12, 13, 12, 13, 14 ईयर्स की एज के ऊपर में चेंजेस आती हैं बॉडी में, हार्मोन्स की चेंजेस आती हैं, क्योंकि एक्नी का ताल्लुक हार्मोन्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। हमारे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से एक्नी उठती है। समझ लें एक नीचे एक जड़ बैठी है
और वो जड़ सोई हुई है, ठीक है। और क्या होता है, जो ही वो ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं प्यूबर्टी एज पे, वो उस जड़ के जाके एक्ट करते हैं और उसको जगाते हैं। अब वो जड़ जाग जाती है तो वहाँ पर से समझिए वो पौधा बाहर निकल आता है। ये बहुत एक मैंने आम टर्म यूज़ कर लिया इस चीज़ के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि क्या चीज़ है पिंपल। तो वो हॉर्मोन्स की वजह से कहते हैं जी क्यों हुआ प्यूबर्टी पे, बच्ची जवान हो रही है तो ये रीज़न होती है कि वो जो हार्मोन है वो जाके उसके ऊपर एक्ट करता है, जहाँ पर से पिंपल स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड रीज़न ये बनता है मेल फीमेल दोनों के अंदर होने को। अगली एज में भी जाके आ सकता है। कई लोग कहते हैं मैं 30 की हूँ तो मुझे तो अब आए हैं जाके, अगेन हार्मोन्स का मसला उसके अंदर आ सकता है। खैर, ये मैंने 2 चीज़ें बताई, जेनेटिक्स आ गया, हार्मोनल आ गया। थर्ड चीज़ क्या है, दैट इज़ आपका चेंज ऑफ वेदर सीजन। कभी आप नोट करें, कई लोग कहते हैं हमें सर्दियों में ज़्यादा या गर्मी में ज़्यादा आती है, पसीना हबस वगैरह होते हैं, उसके अंदर एक्नी ज़्यादा डेवलप होती है। फिर कई लोगों को खाना पीना, फोर्थ चीज़ आ गई खाने पीने के साथ, जो ज़्यादा मीठा खाया जाता है। लोग कई कहते हैं हम जी चॉकलेट स्वीट्स वगैरह ऐसी चीज़ें, बेकरी आइटम्स है, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई जिनमें मीठा डला होता है, वो चीज़ एक्नी को एक्सेसबरेट करती है। उन बच्चों में जिनको एक्नी हो उनमें वो बढ़ाएगी। एंड सेकंड चीज़ क्या बढ़ाती है, ऑयली चीज़ें। जिस तरह अब फ्राइज़ हैं, बच्चे आज का पता है खाते ही सारे ये बाहर के, जितना भी आपका चलता है डिलीवरीज हो रही हैं, रात को आ रहा है। अब वो जो डिलीवरी होती है उसमें ऑयली भी है, यानी कि पिज़्ज़ा है तो उसके अंदर चीज़ है, बर्गर्स हैं तो साथ फ्राइज़ पड़े हुए हैं, साथ में कोक की बॉटल भी आ गई, यानी कि कंप्लीट बेड़ागर की है ये सारी। दोनों चीज़ें ऑयली एंड फ्राइड चीज़ें जिनको एक्नी हो उनको एक्सेसबरेट हो जाती है उससे। ये 4 चीज़ें आई। और जो फाइनल चीज़ बता रहा हूँ दैट इज़, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है स्ट्रेस के साथ, बहुत कॉमन। अब आप कभी नोट कीजिएगा कि जो ही बच्चे का एग्ज़ाम आएगा, कोई ओ लेवल्स, ए लेवल्स या अगले भी जाके किसी अपर लेवल्स के ऊपर जिस दिन एग्जामिनेशन आएंगे उनके चेहरे भर जाएंगे। स्ट्रेस बहुत कॉज करता है एक्नी को। तो ये 5 चीज़ें हैं कि जो मेजरली हैं। वैसे तो मैं और भी बता सकता हूँ, बट दीज आर द 5 थिंग्स को जो एक्नी को, पिंपल्स को बढ़ाती हैं बॉडी के अंदर से। और ये तो ये मैंने बता दिया एक्नी आई और किस तरह उसकी एक्सेसबरेशन हुई, क्या हुआ। आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि आपकी इस बात से मुझे ना एक एड कैंपेन, नाम नहीं लूंगी, कि उसमें क्या होता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर इवेंट आता है, हमारे स्कार्स आ जाते हैं, पिंपल आ जाए, वो कहते हैं शादी आ रही थी, हमने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना, तो बेसिकली वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो मैंने बोला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो बल्कि टॉप ऑफ द लाइन पे आ जाता है स्ट्रेस। यही आपने कहा ना शादी, तो मैं कहता हूँ इंजॉय करो, कहती नहीं एक स्ट्रेस वैसे ही होता है, बैक ऑफ द माइंड पे स्ट्रेस है। तो पीपल दे डू से लाइक दैट। तो इसलिए एक्नी का याद रखें, स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्नी को बढ़ाता है जिन लोगों में होता है उनमें। थैंक यू, बहुत अच्छा डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया। डॉक्टर अली, अगर आपने बता दिया क्या होती है और क्या क्या रीजंस होंगे, अब हैं जो हमारे नाजरीन हैं, बच्चे बच्चियां हैं, देख रहे हैं, अब उनको हो गई है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? अब सबसे इम्पॉर्टेंट अब ये चीज़ आई। पहले तो उन्होंने सुन लिया क्या है, क्यों हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट मैं लेके आता हूँ उसके अंदर। अगर हो गई एक्नी तो मगर उसकी स्टेजेस हैं एक्नी की, बहुत मुख्तलिफ स्टेज हैं, छोटी से लेके बड़ा पिंपल है, पैप्यूल है, मैक्यूल है, उसके अंदर पस्ट्यूल है, नोड्यूल, सिस्ट वगैरह, बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट बन जाती है उसके अंदर। अब अगर पिंपल स्टार्ट हो गया, अब आपने करना क्या है, याद रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम बात करने लगे हैं ताकि बच्चों को पता हो। सबसे पहले एक्नी के अंदर क्या बनता है, दैट इज कोमोडोन्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। कोशिश करें जब ब्लैक हेड वाइट हेड बनता है बिल्कुल माइनर सा, आप उसको कोशिश करें निकालें, स्टीम लें घर पे, कहीं किसी पार्लर पे नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं देने, कोई झूठ वगैरह ये चीज़ नहीं करानी चेहरे के ऊपर, ठीक है। आपने घर बैठ के आपने स्टीम लेनी है। स्टीम लेने के बाद आप उसको बाज़ार से कोमोडोन एक्सट्रैक्टर मिलता है, एक रिंग सा होता है, छोटे से एक स्टील पे लगा होता है, आप उसको फेरेंगे चेहरे पे तो उससे ब्लैक और वाइट हेड्स निकलते आते हैं। स्टीम लेके आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, आप उसको फेरते हैं तो उसमें से पॉप अप हो जाते हैं ब्लैक और वाइट हेड्स। पहले तो स्टेज यहाँ रोक लेंगे तो एक्नी आगे चलेगी नहीं, जब ब्लैक हेड वाइट हेड निकल जाता है, वरना वहीं से अगली स्टेजेस पे एक्नी चल पड़ती है। तो पहला तो स्टेज है कि ये आप करें। सेकंड, एक अच्छा फेस वॉश लें। कौन सा फेस वॉश होना चाहिए, जिसमें अगर बेंजाइल पेरोक्साइड या फिर सैलिसिलिक एसिड डला हुआ है। ये सैलिसिलिक एसिड क्या चीज़ है, ये अक्सर नाम सुना होगा कि जी ऑयली स्किन के लिए होता है।
वो क्या कहते हैं, वो रंदा फेरता है। जिस तरह एक लकड़ी है ख़राब हो जाती है, आप तरखान को कहते हैं रंदा फेर, ऊपर से नीचे से साफ लकड़ी निकलती है, तो ये भी एक रंदा फेरता है चेहरे के ऊपर से, जिससे ये केराटोलिटिक एजेंट इसको हम कहते हैं, जो रंदा फेर के ऊपर से स्किन को उतारता है और उनको निकालता है, कोमोडोन्स वगैरह को ऊपर से सफाई करता है, तो आपकी एक्नी शुरू से ही डेवलप नहीं होती। तो अच्छा फेस वॉश होना चाहिए, खसूसन जैसे आगे मौसम, अब हमारे 8-10 महीने तो हमारे गर्मी रहती है, हबस रहता है, बुरे हाल रहते हैं, उसमें एक ऑयली स्किन स्पेशली आती, मेजरली ऑयली स्किन पे आपको एक अच्छा फेस वॉश चाहिए। अब सेकंड क्या, अगर एक्नी हो गई, पिंपल्स, ये तो छोटे पे मैंने बताया कि आप करें तो शुरू में अवॉइड कर लें। अब अगर पिंपल बड़े मोटे दाने निकल रहे हैं, देन आपको फिर जाना है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। वो देखना, हमें देखना होता है कि इसके लिए अब आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते, कि कुछ दिनों के लिए अगर थोड़े बहुत हैं तो हम कुछ 2 समझे हफ्ते के लिए छोटी मोटी एंटीबायोटिक दे देंगे, मगर लगाने वाली क्रीम ज़्यादा देंगे। वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं लगाने वाली, उसमें कुछ होती हैं कि जो मिक्सअप दवाई आती है एक्नी के लिए, जिसमें एक तो वो उनको कहते हैं कि वहाँ पर से जो कैटालिटिक एजेंट बोला कि वहाँ पर से उसको ऊपर से उतारेगी, फिर एंटीबैक्टीरियल एक्शन जो उसके अंदर चल रहा होता है, जो जरासीम है उसको किल करती है, तो एक ड्यूअल एक्शन होता है, वो देखने पड़ता है कि किस किस्म की एक्नी है, वो देना पड़ता है। अब अगर उस स्टेज से भी आप आगे निकल गए हो, यूजुअली मरीज़ हमारे पास जब आता है वो स्टेज से आगे होता है। लड़का या लड़की हमें आके कहेंगे, यूजुअली फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन है, वो कहेंगे जी 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, पिंपल्स हमारे जा नहीं रहे, बल्कि स्कार पड़ने शुरू हो गए हैं चेहरे पे, अब हम क्या करें। उसके लिए अब दुनिया में, अब तो नहीं, खैर बहुत अरसे से एक दवाई आई हुई है जो कि हमारे मुल्क में भी अबाउट 8-10 साल से हमारे मुल्क में भी अवेलेबल है। वो एक स्पेशल दवाई है जिसको आइसोट्रेटिनोइन कहते हैं, विटामिन ए डेरिवेटिव है। अब ये एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती, ये कोई 6 मंथ्स का एक पूरा कोर्स है, मगर डॉक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते, क्योंकि उसके हैज़र्ड्स हैं कुछ। फीमेल्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं देना, वहाँ पर देना है मैरिड फीमेल्स में, तो उनको बताना है कि जी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, खाते के दौरान टेरेटोजेनिसिटी होती है इसकी। खैर इससे का डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा वो किस हिसाब से खानी है। वो एक दवाई है, अगर वो सालों साल से किसी के पिंपल्स निकल रहे हैं और आप वो दवाई 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं, तो उससे 80 to 90%, 100 नहीं बोला, 80 to 90% एक्नी, पिंपल्स ये आपके चले जाते हैं। समझे एक इक्का दुक्का 2-4 पिंपल कभी ज़िंदगी में निकलते रहेंगे, वो जो भरा हुआ चेहरा है वो ख़त्म। ये तो आ गया जो पिंपल का। अब फाइनली जो चीज़ रह जाती है वो 2 चीज़ें चेहरे पे रह जाती हैं। पिंपल को तो चलो हमने इस चीज़ से कर लिया, 2, एक तो पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन किसको कहते हैं, उसके निशानों को, जो दाग धब्बे निशान रह जाते हैं, और एक स्कार्स को, गढ़े, स्कार गढ़ा होता है, पिगमेंटेशन निशान दाग धब्बे होते हैं। अब ये 2 प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। निशानों के लिए तो हम डे 1 से हम चेहरे पे स्टार्ट करते हैं क्रीम्स, ये मार्केटेड क्रीम्स नहीं, इनमें तो सब में वो डाला होता है, स्टीरॉयड, मर्क्यूरी वगैरह डाला होता है, जो मेडिकली होती हैं, प्रूवन होती हैं, FDA अप्रूव होती हैं, वो क्रीम्स देते हैं ताकि चेहरे को लाइटन करें, इम्प्रूव करें, निशानों दाग धब्बों को बेहतर करें। जितनी 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है इतने में क्रीम देते हैं, इतने में वो सफाई हो जाती है, तो वो भी काफ़ी हद तक चेहरा नीट हो जाता है। कुछ निशान होते हैं जो रहते हैं। अब हम फाइनली आते हैं स्कार्स पे। अब स्कार वो चीज़ है जो कि कभी नहीं ख़त्म होना, जैसा मैंने पहले बताया, बेटर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्कार के अंदर क्या किया जाता है, जिस तरह मैं जब पेशेंट को बताता हूँ, मैं कहता हूँ 30 to 40% जो भी हम प्रोसीजर आपके चेहरे पे कर रहे हैं, अगर माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, विद PRP कर रहे हैं, या और एडिटिव्स उसके अंदर डाल के करते हैं, मैक्सिमम 30 to 40% रिजल्ट आना होता है। उसी का झूठ बोल के कहा जाएगा 80 to 90%। 80-90 पे मरीज़ फ़ौरन बचा रहा, वो तो एक आम मरीज़ बेचारा आया होता है तो फंस जाएगा, वो पता नहीं कितनी मुसीबत से पैसे जमा किए हुए झूठ बोल के आप उसके साथ कर रहे होते हो। तो उसमें ये सबसे बुरी बात है डॉक्टर के लिए कि जो बताना, गलत करके बताना। आप मरीज़ को बता दो कि जी मैक्सिमम 30 to 40% आएगा, चलो अगर अल्लाह 50% रिजल्ट दे देता है उसके बाद, तो मरीज़ तो खुश होगा, बजाय 80-90% वो मुझे गालियाँ निकाले कि यार झूठ बोल के इतने पैसे भी डॉक्टर ने मेरे से ले लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन। आप ऑनेस्ट हो गए तो अल्लाह ताला बरकत डालता है उसके अंदर। रादर है कि मैं झूठ बोल के मरीज़ को करूं, क्या 4 पैसे बना लेंगे ना, पर उस बारगाह में भी तो जाना है ना, तो इसलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक ये चीज़ें हमें बतानी चाहिए मीडिया के ऊपर आके।
क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और अगर कोई शख्स कहे कि एक्नी के लिए कोई लेज़र है, तो कोई लेज़र नहीं है। उसके लिए फर्दर कोई ट्रीटमेंट ये कहेंगे आए आपका हाइड्रा फेशियल करें, हम खुद करते हैं हाइड्रा फेशियल्स, कभी एक्नी के लिए कोई हाइड्रा फेशियल नहीं है। कोई ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं निकलना होता उसे। इससे प्लीज़ किसी प्रोसीजर से भी दूर रहें एज फार एज द पिंपल्स एक्नी के लिए बात हो रही है। तो ये मेरा टेक होम मैसेज होगा, आपने फंसना नहीं है डॉक्टर के पास जाके। अब ये सुन लें और इससे आगे कुछ नहीं है। अगर मेरे पास भी है, मैं भी ऐसी बातें करूं तो समझ लें मैं भी आपके साथ झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है जी। थैंक यू डॉक्टर अली। बस मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन, आपने कहा कि एक्नी के लिए जो है लेज़र नहीं है। हाँ जी। आपके पास जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, तो आप अपने पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं? तो मैं उनको तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि आपकी जितनी भी कोई बीमारी है, चले हम एक्नी को भी हट के छोड़ के थोड़ा सा हम साइड पे लेते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। क्या इसकी वजह को हम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ट्रीट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एग्जांपल देता हूँ कि अब मरीज़ आया, उसकी लड़की के चेहरे पे बाल हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी ये बाल आपके ख़त्म नहीं होंगे। अब वही कहा जाता है कि जी आपके बाल 100% ख़त्म हो जाएंगे लेज़र के साथ। तो आपको सबसे पहले उसको बताना पड़ता है कि आपकी बीमारी क्या है, क्यों हुई, वजह क्या थी इसकी, और इसके कितने परसेंट रिजल्ट आपको कितना परसेंट रिजल्ट इसका मिल सकता है। इसलिए ये आपको इस तरह मरीज़ को देखना है कि क्या उसके लिए कोई लेज़र की किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। वो फिर आखिर में आपकी अपनी ऑनेस्टी आती है, आप कितने ऑनेस्ट होकर चलते हैं। मगर सॉरी टू से, अब तो हमारा ये अब ये हमारा जो है, इट्स नॉट नो मोर ए प्रोफेशन। हम ये प्रोफेशन से आउट हो गए। इट इज़ नॉट ए बिजनेस। आप मेरे क्लिनिक पे आएँ, आप एक खांसी करें, छींक मारें, तो मैं कहूँगा पहले मैं आप खांसी और छींक का लेज़र करूँगा। तो इसलिए नो मोर। अब तो आपको मैं निकलने नहीं दूंगा अपने क्लिनिक से बाहर, कोई ना कोई प्रोसीजर करने, क्योंकि मैंने तो लिख दिया ना उसका, तो वो तो मुझे क्या, मेरी एक छोटी सी फीस मिली। जब तक मैं आपको काबू नहीं करूँगा किसी प्रोसीजर के लिए, आपको नहीं भी है मैं तब भी आपको काबू कर लूँगा। ये मेरा कमाल है। इसलिए हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। फिर कहूँगा कि आखिर ऊपर भी जो जाना है ना, वहाँ जाके कैसे झूठ बोलेंगे कि भाई ये सब कुछ हमने गलत किया। बहुत प्यारी बात है, और ये एक एथिकल नॉर्म है जो कि एक डॉक्टर्स के अंदर होना ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी, कि हम किसी को अकाउंटेबल हैं। क्योंकि हम एक डॉक्टर की, जब हम सेकेंड साइड ऑफ द टेबल होते हैं, हम कहते हैं ये तो मरीज़ है, हाउ ही कैन अकाउंटेबल, हाउ कैन वी बी अकाउंटेबल टू हिम। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे कि हम मरीज़ को ना भी करें, लेकिन एथिकली तो बाउंड है, लेकिन अलग को सबसे ज़्यादा हम जवाबदेह हैं। फाइनली ये कि मैं तो कहूँगा कि जी के अब हमारी जब से एस्थेटिक हमारी फील्ड में आया, ये सारे प्रोसीजर्स वगैरह आए हैं, तो अब हम सॉरी टू से अब हम मसीहा नहीं रहे। पहले कहते हैं डॉक्टर एक मसीहा है, तो अब मसीहा नहीं है। अब हम एक प्रोफेशनल्स हो गए हैं, नो मोर। अब हम एक बिजनेसमैन बन गए हैं। प्रोफेशनल तो थे पहले, अब बिजनेसमैन बन गए हैं। तो दिस इज़ ऑल रॉन्ग, नहीं करना चाहिए हमें इस तरह। चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, आपने इतने बिजी रूटीन में से हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे उम्मीद है हमारे तमाम नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद बातें होंगी। यंग जनरेशन को पता चलेगा कि किस तरफ को जाने हम कहीं ना कहीं हम लोग ये गुलेबल्स के पास फंसते भी इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने जाना किसके पास है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह उम्मीद है आपके साथ नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स भी करेंगे हम, और अपनी आवाम के लिए हम टॉपिक के साथ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। और मुझे उम्मीद है आज के एपिसोड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको डॉक्टर से रब्ता करना होगा, हम आपका उनसे भी रब्ता करवा देंगे। तो ज़रूर हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी क्या कंसर्न है और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू।